गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। जल्दी सब लोग जुड़ जाइए और ऑडियो वीडियो एक बार कंफर्म करें कि ऑडियो वीडियो कैसा है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। सुबह हो गई, 8 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती, 8 सवा 8 के बीच में डेली स्टार्ट हो जाएगी क्लास, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लें। सोम की क्लास डेली होगी, ठीक है, 8 बजे सुबह से क्लासेस होंगी। गुड मॉर्निंग, चलिए सब लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो 36 क्लास हमने आपको कम्प्लीटली बता दिया है। आप 36 क्लास को अटेंड कर लिए होंगे और अच्छी सी क्लासेस आपको समझ में आ रही होंगी। इन केस कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको भी हमें डायरेक्टली भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर आप ग्रुप के किसी भी मेंबर से भी जुड़ के पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम, ये चीजें कैसे होंगी। कोई भी प्रॉब्लम, इन केस कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप डाउट उसको क्लियर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शिवांगी चौधरी, गुड मॉर्निंग। रेगुलर क्लासेस आप देख रहे होंगे ऐसा हमें उम्मीद है। तो आपने लास्ट 2-3 लेक्चर्स देख लिए होंगे जिसमें हमने आपको स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया है कि स्ट्रेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा टर्म क्या बताता है। फर्स्ट टर्म प्लेन और दूसरा डायरेक्शन। तो लास्ट 2 क्लासेस आप ने अटेंड किया कि नहीं, एक बार कंफर्म करिए कि पिछली 2 क्लासेस आपने देखा कि नहीं देखा। शिवांगी चौधरी जी आप बताइए। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? हमारी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं? हमारी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं? अगर नहीं पहुंच पा रही तो क्या मतलब, फिर पढ़ने पढ़ाने का ही कोई मतलब नहीं। खैर चलिए, तो अभी आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या हुआ है। चैप्टर 1 में हमने आपको बेसिक स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाया। इसका आपको हमने डेली बेसिस पे भी थ्योरी भेज दिया है। थ्योरी का डेली बेसिस पे भी हो गया है। डेली के लेक्चर जो हम आपको सेव करा रहे हैं, आप चाहे नोट्स बने चाहे कल का लेक्चर रिमूव बता रहा है। नहीं, क्लास तो कल हुई थी तो लेक्चर तो रिमूव नहीं बताना चाहिए। खैर हम देखेंगे, अगर रिमूव बता रहा है तो उस पर हम बात करेंगे 36 लेक्चर रिमूव क्यों बता रहा है, और अगर बता रहा है तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो थ्योरी का डेली बेसिस पे हो गया। थ्योरी का 1 कंपाइल्ड सेट भी हमने आपको भेजा। अगर ये सारी चीजें मिल गई तो बेहतर है। और चैप्टर 2 का हमने क्वेश्चन भी आपको भेजा, क्वेश्चन सीरीज भी भेजा, और क्वेश्चन सीरीज को हमने सॉल्व भी करा दिया है। इसको हमने सॉल्व करा दिया है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने आपको क्वेश्चन भी भेज दिए, डेली बेसिस पे सारी चीजें भेज दी। और चैप्टर 2 की जब बात आई, चैप्टर 2 का क्वेश्चन थ्योरी हो गया है। चैप्टर 2 का थ्योरी डेली बेसिस पर भी आपको गया होगा, डेली बेसिस पर भी आपको गया होगा, और एक कंबाइंड गया होगा। कंबाइंड आपको पीडीएफ गया होगा। इसको आप प्रिंट आउट करके नोट्स के फॉर्म में रख सकते हैं इन केस रखना चाहें, और नहीं तो आपने नोट्स खुद भी बनाया होगा। अगर आप नोट्स रखे हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको खुद बनाए होंगे डेली बेसिस पे। तो आपका ये हो गया थ्योरी। और उसके बाद क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक कल आपको रिसीव हुआ होगा। क्वेश्चन बैंक आपको टेलीग्राम चैनल पर कल मिल गया होगा। आपके क्वेश्चन बैंक सब लोग को मिल गया। सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन बैंक मिल गया। कल का लेक्चर रिमूव बता रहा है, इसको मैं देखना पड़ेगा, लेकिन कल आपका बेहतरीन लेक्चर था। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस के बारे में हमने बात की थी। कल हमने कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस के बारे में, देवेश कुमार आज आप पहली बार जुड़े हैं। चलिए गुड मॉर्निंग देवेश कुमार जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। चलिए सबको गुड मॉर्निंग। तो आपसे बस ये क्वेश्चन है, क्या आपको सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन बैंक मिल गया? एक बार कोई रिप्लाई कर देगा तो हमें अच्छा रहेगा कि सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन बैंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिला होगा। टेलीग्राम ग्रुप में अगर देखे होंगे तो क्वेश्चन बैंक आपको मिला होगा। तो शिवांगी जी आप कंफर्म करें, क्या सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन बैंक मिल गया जिसमें 67 क्वेश्चन होंगे? अगर आप देखे होंगे तो उसमें 67 क्वेश्चन विद आंसर्स होंगे। ठीक है, मिल गया सर, बिल्कुल। तो अब इसको आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आज या कल में आप उसको पढ़ लेंगे। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप उसको एक बार पढ़। जैसे क्या होता है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है,
अगर आता ही तो आप हमसे पढ़ने क्यों आते? तो नहीं आता ये ठीक है, इससे कोई बड़ा क्वेश्चनेबल चीजें नहीं है, कोई भी अभिमन्यु नहीं पैदा हुआ है, पर आप उसको पढ़ें और सीखें, इसका भागने से फायदा नहीं होगा। तो आप पहले एक बार वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कल, आज और कल हम आपको 2 दिन का समय दे रहे हैं। मंडे को क्वेश्चन हम डिस्कस कराएंगे सेकंड चैप्टर का, जिससे हम सेकंड चैप्टर भी कंप्लीटली कंप्लीट कर सकें। समझ पाए? कंप्लीटली कंप्लीट तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन नहीं हुआ है, जिसको हम कराएंगे मंडे को। आज और कल आपको समय दे रहे हैं, मिल गया, क्योंकि आपको प्रैक्टिस अभी कल दी गई होगी, तो अभी आपको भी समय चाहिए। तो एक बार आप 67 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। अच्छा, कल की छुट्टी रखना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, कल की छुट्टी रखेंगे, कल संडे छुट्टी है। आज और कल में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 67 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कर लेंगे तो बेहतर है, अटेम्प्ट कर ले तो हम आपको मंडे की क्लास में कराएंगे, ठीक है। कल ऑफ रहेगा, कल संडे है, ऑफ रहेगा। उसके बाद हम आपको चैप्टर 3 का अगर आप देखें तो आपका एक कंबाइंड थियरी सीट आपको मिल गई होगी, कंबाइंड थियरी भी मिल गई होगी, कंबाइंड थियरी सीट आपको मिल गया होगा, और उसके बाद ये मिल गया है, और डेली बेसिस पर आपको मिल ही रहा होगा जो हम पढ़ाते थे। कि बुकलेट तो है ही, बुकलेट के अलावा भी काफी चीजें डिस्कस की जाती हैं। बुक आपको हम नहीं दे सकते भाई कि पूरी सी मोटी सी बुक दे दें, आपको शॉर्ट नोट्स ही देने हैं, जिसको अगर आप बुकलेट पढ़ ले तो आप गारंटीड सारे क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे। पर बुकलेट की बातों को समझाना भी, समझना भी तो है। तो ये कंबाइंड थ्योरी भी हमने आपको दे दी है, डेली बेसिस पर आपका जा ही रहा है। चैप्टर 3 का क्वेश्चन बैंक आपको, चैप्टर 3 का क्वेश्चन बुकलेट आपको मिल गया होगा। तो अभी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, थर्ड चैप्टर जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो खुद ही सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चैप्टर 3 का क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। फोर्थ हम स्टार्ट करने से पहले ही आपको दे देंगे, क्योंकि सेकंड में इतना डिले हुआ है, जिससे हम क्या बताएं, बहुत ज्यादा हम नाखुश थे सिस्टम से कि सेकंड चैप्टर मतलब कंप्लीट होने के बाद भेजा जा रहा है। ये क्या मतलब है? थर्ड चैप्टर आपका स्टार्ट होने तक मिल गया है, और फोर्थ चैप्टर हम आपको स्टार्ट करने से पहले दिला के तभी स्टार्ट करेंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड का अभी वेट करिए, सेकंड आप केवल सॉल्व करिए, ठीक। क्लियर हो गया? मैसेज क्लियर है? तो अब हम आगे कुछ थर्ड चैप्टर में बातें करते हैं। थर्ड चैप्टर में कहां तक पहुंचे हुए थे? अगर आप बेसिक जाने तो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको पॉइंट स्ट्रेस के बारे में बताया कि पॉइंट स्ट्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पॉइंट स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, नॉर्मल फोर्सेस नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप करेंगे, और ट्रांसवर्स या टेंजेंशियल या पैरेलल फोर्सेस या अलोंग फोर्सेस, अलोंग द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, टेंजेंशियल टू द सरफेस, सब एक ही बात है। और पैरेलल फोर्सेस शियर स्ट्रेसेस डेवलप करेंगे। फिर हमने उसमें कई कई कंपोनेंट किए, हमें बाद में पता चला टेंसर क्वांटिटीज, और टेंसर क्वांटिटी में आया कि मैग्नीट्यूड के अलावा एक्सेप्ट मैग्नीट्यूड कितने नंबर्स की जरूरत और पड़ती है, या कितने और पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, वही ऑर्डर ऑफ टेंसर होता है, या फिर टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स -1, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एलिमेंट्स -1। तो स्केलर जीरो ऑर्डर टेंसर है, वेक्टर सेकंड ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है, वेक्टर सारे फर्स्ट। कोई पूछा वेलोसिटी का ऑर्डर ऑफ टेंसर बताओ, क्या दिक्कत है? वेलोसिटी का भी ऑर्डर ऑफ टेंसर फर्स्ट होगा। मोमेंटम का क्या होगा? मोमेंटम का भी फर्स्ट ऑर्डर होगा, क्योंकि मोमेंटम, वेलोसिटी, फोर्स सब कुछ क्या है? मोमेंटम, वेलोसिटी, फोर्स सब कुछ आपके क्या है? सब कोई आपके वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्लियर हो रही ना? इसके बाद आया स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन। देखिए, अगर आप बेसिक चीजें जानते हैं तो आगे बहुत आसानी होने वाली। तो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने की बात जब आई तो स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन में आपने कहा गुरुजी हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और प्लेन भी चाहिए। प्लेन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेन के अलोंग भी हो सकता है, प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो 3 चीजों की जरूरत पड़ी, और आपने स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड तो है, उसके बाद एक प्लेन चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। तो अगर ये बात हम कल किए थे, खूब डिटेल में हुआ था, अगर ऐसे सिग्मा एक्स एक्स लिखा हो, ये सिग्मा जो वर्ड है ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये सिग्मा क्या है? मैग्नीट्यूड बता रहा है, और एक्स एक्स बता रहा है, एक्स क्या है?
प्लेन और एक्स क्या है, ये डायरेक्शन, एक्स प्लेन में एक्स डायरेक्शन में, एक्स प्लेन में एक्स डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन की एक प्लेन को एक लाइन से कैसे बता दे रहे हो, तो प्लेन को दो तरीके से बताया जा सकता है, उसके या तो दोनों एक्सिस बताओ और या तो उसका नॉर्मल बताओ, या तो दोनों एक्सिस बताओ या तो दोनों क्या बताओ, नॉर्मल बताओ। क्लियर हो रहा ना, एकदम समझ में आ रहा है। तो पहला वर्ड एक एक्स, इसके नॉर्मल से तो हमने पहला प्लेन बताया, दूसरा डायरेक्शन, ये बात कल हो गई थी। तो अब क्वेश्चन जैसे आप सिंपली अगर कोई चीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो उसका कुछ नहीं, सिर्फ उसका कांस्टेंट वैल्यू जो भी हो, जो भी कांस्टेंट वैल्यू हो वो बता दी। अगर हमें क्या चाहिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड और क्या चाहिए, डायरेक्शन, तो आप क्या करेंगे, कुछ कांस्टेंट वैल्यू को तीन फॉर्मेट में बताएंगे, आई जे के टर्म में बताएंगे। कुछ कांस्टेंट वैल्यू को क्या बताएंगे, तीन फॉर्मेट में, आई जे और के, ये डायरेक्शन है, आई जे के क्या है, डायरेक्शन। पर अगर हमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन तीनों चाहिए, प्लेन फेस, प्लेन को कहेंगे फेस भी ले, तो कांस्टेंट तो चाहिए चाहिए, और उसके बाद आई जे के तीन डायरेक्शन का तीन सेट होगा, एक दो तीन, तीन तीन प्लेन। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, 3x3, जैसे 1 मैग्नीट्यूड और 3x3, ये क्या हो गया, एलिमेंट। तो जब कभी स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करोगे, फिर से सुनिए, अगर हमें स्केलर चाहिए, अगर हमें स्केलर चाहिए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, वहां पर कोई मैट्रिक्स, नो मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल, और इसमें क्या चाहिए आपका मैट्रिक्स क्या होगा, 1x3 या 3x1, आपका ये 1x3 या 3x1 होगा। तो वेक्टर में मैट्रिक्स जो होगा उसमें तीन एलिमेंट्स होंगे, पर स्ट्रेस को कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए 9 एलिमेंट्स होंगे। ऐसे अगर कोई आपसे कहे कि कोई फोर्थ ऑर्डर टेंसर है, कोई क्या है, फोर्थ ऑर्डर टेंसर है, तो फोर्थ ऑर्डर टेंसर में कितने एलिमेंट्स होंगे, फोर्थ ऑर्डर टेंसर में, तो क्या होगा, 1 तो मैग्नीट्यूड और 3/3/3/3 4 टाइम्स करेंगे। फोर्थ ऑर्डर टेंसर में कितने होंगे, 3 त्रिका 9 9 81, 81 एलिमेंट्स होंगे। फोर्थ ऑर्डर टेंसर में क्या होंगे, 81 एलिमेंट्स होंगे। हर एक में तीन डायरेक्शन तीन प्लेन, तीन डायरेक्शन तीन प्लेन। ऐसे अगर आपका फोर्थ ऑर्डर कोई टेंसर हो तो उसमें टोटल कंप्लीट अगर बात करेंगे तो 81 एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में। उस एलिमेंट्स मैट्रिक्स में क्या होंगे, 81 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर हुआ बात, बात समझ में आ रही। और एक बात फिर से बोल दे रहे हैं जिसको आप क्लियरली बहुत ज्यादा समझने में याद करने की जरूरत है, इलास्टिक कांस्टेंस, इलास्टिक मॉडुलस जैसे कह रहे हैं, इलास्टिक मॉडुलस जो है वो चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे यंग्स मॉडुलस हो, चाहे शियर मॉडुलस हो, इलास्टिक मॉडुलस जो है वो फोर्थ ऑर्डर टेंसर होता है। वो क्या होता है, फोर्थ ऑर्डर टेंसर होता है, ये पूछा भी गया है कई बार। तो इलास्टिक मॉडुलस जो होगा वो क्या होगा, फोर्थ ऑर्डर टेंसर। अब इलास्टिक मॉडुलस में यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस सब फोर्थ ऑर्डर टेंसर होंगे सब। अब ये कब होगा, हम सब लोग क्या मान लेते हैं कि गुरुजी आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस, मतलब सारी दिशाओं में सेम और हर जगहों पर सेम। तो आइसोट्रॉपिक होमोजीनियस मानने से आसान हो जाता है, लेकिन अगर होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक ना हो, एनाइसोट्रॉपिक हो, हर दिशाओं में आपका यंग्स मॉडुलस अलग अलग हो, एक्स की तरफ अलग हो, वाई की डायरेक्शन में अलग हो, जेड की डायरेक्शन में अलग हो, तो आपको कंप्लीटली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फोर्थ ऑर्डर टेंसर होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको याद करना। इलास्टिक मॉडुलस या कोई पूछे बल्क मॉडुलस या कोई पूछे शियर मॉडुलस या कोई पूछे आपके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सब फोर्थ ऑर्डर टेंसर है, सब क्या है, फोर्थ ऑर्डर टेंसर है, ये ध्यान रखिएगा। कल हमने एक बात आपको और बताई होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर, दो परपेंडिकुलर प्लेन्स पर, ये एक प्लेन है, फील करिएगा ये एक प्लेन है इसे, और ये टॉप वाला इसे प्लेन है, घर है आपका,
घर की एक दीवार बनाई गई है बस, तो इधर तो आपका, या फिर बॉक्स मान लो जो फ्लिपकार्ट से आया था आपके पास, तो उसमें यहाँ पर एक प्लेन है, यहाँ पर एक प्लेन है, ऐसे प्लेन है, और ये प्लेन तो आपको दिख ही रहा है। तो इसमें दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में लगने वाले जो आपके शियर हैं, ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ये क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। और कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं। जैसे ये आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो वो क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, ऐसे यहां पर भी रहेगा और ऐसे भी रहेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री शियर। तो आपको टोटल स्ट्रेस टेंसर में 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट सिग्मा एक्स एक्स, उसके बाद सिग्मा एक्स वाई लिखिए या फिर इसी को टाउ एक्स वाई लिखिए। क्योंकि एक बात और कल ही बताया होगा कि जब प्लेन और डायरेक्शन सेम हो तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है। जब प्लेन और डायरेक्शन क्या हो? सेम हो तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, और जब प्लेन और डायरेक्शन डिफरेंट हो तो शियर स्ट्रेस होता है। कल भी ये सारी चीजें बताए थे। आप लोग कह रहे हैं कल की क्लास नहीं मिली है, इसलिए हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको टाउ एक्स या सिग्मा एक्स जेड भी लिखा हुआ बुकलेट में कहीं मिलेगा, तो परेशान ना होइएगा, वो टाउ एक्स जेड ही है। एक्स प्लेन में जेड डायरेक्शन में, एक्स प्लेन में जेड डायरेक्शन में। ऐसे आप देखेंगे तो सिग्मा वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, और इसके बाद सिग्मा वाई जेड। ऐसे फिर होगा सिग्मा जेड एक्स, सिग्मा जेड वाई और सिग्मा जेड जेड। जहां जहां सेम है, जहां जहां आपको ये सेम सेम मिले वो नॉर्मल है। वो क्या है? नॉर्मल स्ट्रेसेस है। और सारे क्या है? शियर स्ट्रेस है। अब इस 9 में आउट ऑफ 9 आपको 3 नॉर्मल मिलेंगे और 6 शियर, और तीनों नॉर्मल हमेशा डायगोनल एलिमेंट होंगे। तीनों नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। अब कई बार पूछा जाता है स्ट्रेस टेंसर क्या है, तो स्ट्रेस टेंसर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली बात ये क्या है, इसमें थोड़ी और बातें कर लेते हैं। इस पे क्या होगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन जनरल इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। टोटल 9 में 3 नॉर्मल होंगे और 6 आपके शियर होंगे। और 6 शियर में 3 ही की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 3 रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि 3 आपके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कल भी ये बात हुई थी। 3, तो टोटल हमें चाहिए 3 नॉर्मल चाहिए और प्लस 3 शियर चाहिए, तो टोटल 6 मेंबर्स, हमें 6 एलिमेंट चाहिए ही चाहिए। और अगर हमें 6 एलिमेंट पता है तो स्ट्रेस टेंसर हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे? स्ट्रेस टेंसर को रिप्रेजेंट कर लेंगे। क्लियर हुआ? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद दूसरा आएगा डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल बिकड़ हुआ, तो डायगोनल एलिमेंट्स, अब थोड़ा सा मैट्रिक्स आपको आना भी चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो रिप्रेजेंट करेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल स्ट्रेसेस को। वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस को। डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो नॉर्मल स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है ना? एकदम से कल की क्लास में किया था, हमें लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में अब आ रही होंगी। डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो नॉर्मल स्ट्रेसेस को। और एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसको ये मान लीजिए 5 है, ये 4 है और ये 0 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, तो ये -4 होगा, ये गारंटी है। टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स के इक्वल अपोजिट होता है, तो ये -4 होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये 0 होना है, टाउ एक्स और टाउ जेड एक्स। और इसके बाद अगर ये 5 है तो ये -5 है। ये कोई एक मैट्रिक्स है मान लीजिए, और ये स्ट्रेस टेंसर है। ये क्या है? स्ट्रेस टेंसर है। तो इसका जब ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स कैसे निकलता है? 80 अगर लिखा है इसका मतलब ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है गुरुजी? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलेगा? तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रो
से कॉलम को इंटरचेंज करने से मिलता है, रो और कॉलम को। अब देखिए ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, ये क्या है सेकेंड रो, ये आपका थर्ड रो। ऐसे कॉलम वाइज अगर हम बात करें तो ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो अगर हम आपसे चाहते हैं कि ट्रांसपोज निकालो, हम आपसे कह रहे हैं क्या कि ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज के लिए रो जो है फर्स्ट रो कॉलम हो जाएगा 5 4 0, फर्स्ट रो को कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को 4 6 5 और इसके बाद ये 0 -5 7। ट्रांसपोज को हिंदी ट्रांसपोज को इनवर्स का तो मतलब व्युत्क्रम होता है इनवर्स, ट्रांसपोज का हिंदी एग्जैक्टली नहीं, हमें तो अभी तक ट्रांसपोज ही क्लियर है। हिंदी में क्या कहते हैं ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि सिर्फ रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। तो जैसे आपका फर्स्ट रो था 5 4 0, उसको हमने कॉलम बना दिया 5 4 0। सेकेंड रो था -4 6 5, उसको हम सेकेंड कॉलम बना दिए और उसके बाद 0 -5 7। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो -a के बराबर है। इसी में माइनस कॉमन ले लो, इसी में माइनस कॉमन ले लो तो a मिल जाएगा कि नहीं, a मिल जाएगा ना। ध्यान से देखो पूरी चीज, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने पर पूरा a मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये। तो कभी भी रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से, ट्रांसपोज निकालने से, अगर आपका a माइनस a होता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है, तो इस क्या कहलाता है ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आया भी है कई बार, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो स्ट्रेस टेंसर होता है, जो स्ट्रेस टेंसर होता है वो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब स्क्यू का हिंदी नहीं जानते पर सममित आव्यूह होता है, मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, तो स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर A ट्रांसपोज A के बराबर आ जाए, अगर A ट्रांसपोज A के बराबर आ जाए, हाँ इसका ट्रांसपोज का देखते हैं, ट्रांसपोज का क्या होगा हम देख के बता देंगे, पर अभी ट्रांसपोज आप बहुत कठिन तो नहीं लगना चाहिए। ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स मतलब क्या है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करिए। आपने मैथ में आव्यूह पढ़ा होगा, आप जब इंटरमीडिएट में रहे होंगे तो ट्रांसपोज आप पढ़े होंगे मैथ में, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा, हमें जहां तक लगता है कि आपको भाई थोड़ा सा तो आप मैट्रिक्स आव्यूह तो पढ़े होंगे ना। आव्यूह क्या है, किसी एक चीज का किसी अरेंजमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ही बस इतना ही काम चले। तो ध्यान रखिएगा कभी भी, ये आपका सिंपल बात है कि अगर हमने A ट्रांसपोज निकाला और ये आपके A के बराबर आएगा, A मतलब कोई मैट्रिक्स, A मतलब कोई मैट्रिक्स, तो ये इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अभी देखिए बहुत बेसिक चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत रेयर बुक में मिलेगा आपको सारी चीजें और आपको समझाएं, लेकिन हाँ बेसिक से ही फिर आगे हम सब लोग अभी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही आसान है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद आया अगर ट्रांसपोज निकाला और वो -a के बराबर आ गया, कभी भी कोई भी मैट्रिक्स की बात करें और कोई भी मैट्रिक्स ऐसे आए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा एक बात और हम आपको ईमानदारी से बता दे रहे हैं, जब आप सब लोग लाइव रहेंगे, जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे तो हमारा पढ़ाने का थोड़ा ज्यादा ही मन रहता है कि हम आपको सारी चीजें, ये दिखता है कि आप सामने से कुछ चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो चीजें आपको समझाने का मन भी करता है। जिस दिन आप सब लोग लाइव नहीं होते उस दिन हम भी क्लास खींच देते हैं। तो लाइव आप डेली आएंगे बहुत अच्छा रहेगा, आपको भी समझ में आएगा, हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा।
हम भी तो किसी को ये मान के चलते ना, आप जैसे हमारे सामने डिस्प्ले लगा हुआ, डिस्प्ले में आप लिख रहे हैं, मतलब आप कुछ बोल रहे हैं और हम उसको सुन रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, तो आप ऐसे मतलब चीजें डेली क्लास जुड़ा करिए। ठीक है, 6-7 लोग, 8-10 लोग जो भी हो, तो कोई ना जुड़ पाए कोई बात नहीं, पर उसमें से 1-2-4 लोग तो जुड़े ही रहा करिए, जिससे थोड़ा अच्छा रहता है। तो अब ये क्लियर हो गया ना, समझ में आया? समझ में आ रहा है? कभी भी ऐसा रहे कि कोई भी मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज निकालते हैं। अच्छा, अगर हम नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे, अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई जानता है स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बताइए सर। कोशिश तो यही रहती है कि लॉबी ज्वाइन करें, बट कभी कभी हाँ ठीक है, बिल्कुल नहीं हो पाता, हम भी मान रहे हैं रेगुलर क्लासेस नहीं हो सकती, आप भी लाइव नहीं हो पाते, लेकिन अच्छा गांव में गए, हाँ थोड़ा शादियों का माहौल है, गांव आना जाना शादी विवाह का होता है, ठीक है दिक्कतें होती हैं, बस वही मतलब कह रहे हैं कि जो 4-6 लोग हो तो कोई 1-2 जरूर रहा करिए, 1-2 रहेंगे तो लाइव हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपको जोड़ने की कोशिश। अब आप सिंपल, चलिए ठीक है, सब लोग ठीक है, अच्छी बात है, आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या है? किसी भी सेट का एक क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मान लीजिए आप जब क्लास 8, 6 या 5 में रहे होंगे तो अलग अलग लाइन बनाई जाती थी, क्लास 5 वाले एक लाइन में, क्लास सेकंड वाले एक लाइन में, क्लास थर्ड वाले, मतलब क्या है कि अरेंजमेंट है ढेर सारे एलिमेंट्स का, ढेर सारे एलिमेंट्स का मैथमेटिकल अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रही? ढेर सारे अवयव थे भाई, छोटे बड़े लड़के खेल कूद रहे हैं, मस्ती पानी कर रहे हैं, तो उसी में ढेर सारे लोगों का अरेंजमेंट एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स में दो चीजें होंगी, मैट्रिक्स जब भी आएगा तो मैट्रिक्स अपने आप ही कहेगा कि हम में दो चीजें होंगी, एक रो होगा और एक कॉलम होगा। तो रो मतलब पंक्ति होगी, पंक्ति होगी, और इसके बाद कॉलम, तो कॉलम ही होगा, कॉलम की हिंदी तो कॉलम ही होगी ना, तो पंक्ति और कॉलम होगा। अब अगर रो और कॉलम, नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है, नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है किसके? नंबर ऑफ कॉलम्स के। नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर ऑफ रोज क्या है? इक्वल है कॉलम्स के, तो उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी को हम क्या नाम देंगे? वर्ग आव्यूह। उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर मतलब वर्ग और मैट्रिक्स मतलब आव्यूह हुआ। तो जिसमें नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ रोज क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल रहेंगी वो रो कहलाएंगी, जो वर्टिकल रहेंगी वो कॉलम कहलाएंगी। जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, एक ऐसे एग्जांपल, इसका नंबर ऑफ रो बताइए और नंबर ऑफ कॉलम बताइए। बस आप इतनी सी बात बताइए, नंबर ऑफ रो भी बताइए और नंबर ऑफ कॉलम भी बताइए। केवल इसका बताइए। एक मैट्रिक्स हमने आपको दिया और जिसका एक एलिमेंट 2 है, तो नंबर ऑफ रो भी बताइए, नंबर ऑफ कॉलम बताइए। छोटा सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, जो आता है वो बताइए जरूर, बताइए जरूर। नंबर ऑफ रो हो गया, देवेश ने बताया 1, क्या दोनों 1? नंबर ऑफ कॉलम भी 1? तो कि कॉल, आप रोज के लिए जाओगे किसके पास? नंबर सर 1 होगा क्या? यही चीजें थोड़ी स्पष्टती हैं कि आप अभी भी डाउट में रहते हैं, आपको चीजें आसान है, बहुत आसान है यार, डरना क्या है, इसमें क्या डरना? सर ऐसे हॉरिजॉन्टल एक के अलावा और दूसरी लाइन है नहीं, और वर्टिकल में एक के अलावा दूसरी, तो ये भी 1, ये भी 1, नंबर ऑफ रोज भी 1, नंबर ऑफ कॉलम सबको आता है, ये रो है, ये रो है और ये कॉलम है, आता है तो विश्वास रखिए अपने आप पर, आप सच में बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ये 2 है और ये -3 और ये 3। अब इसमें अगर कोई पूछे तो इसमें भी गुरुजी हम बता देंगे कि नंबर ऑफ रोज 2 है। नंबर ऑफ रोज क्या है?
2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो ये क्या हो गया 2x2 मैट्रिक्स, ये हो गया 1x1 मैट्रिक्स, ये हो गया 1x1, ये हो गया 2x2 और सभी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अगर हम ऐसे बना दें 2 3 4 5 1 7 6 5, अब इसका नाम अगर दिया जाए तो ये होगा 2 रो है और कॉलम क्या है 4 है। पहले रो दिखाते हैं दोबारा कॉलम दिखाते हैं, तो ये क्या हो गया 2x4 मैट्रिक्स, ये हो गया 2x4 मैट्रिक्स। क्लियर हो गया ना, सबको समझ में आ गया। तो ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर है। जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो तो स्क्वायर, नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो तो स्क्वायर। ठीक है, हमें लगता है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब इसी में रो और कॉलम को क्या कर दे, रो और कॉलम को अगर हम कोई एलिमेंट जीरो भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट जीरो भी हो सकता है, इसके लिए बिल्कुल आप परेशान ना होइएगा, कुछ भी हो सकता है, सारे जीरो जीरो हो सकते हैं, निलपोटेंट आइडेंट तो उसमें बहुत चीजें हैं। मैट्रिसेस तो एक अलग ही आपका मैथ का सब्जेक्ट है, अगर उसको पढ़ाएं तो कम से कम 25 घंटे मैट्रिक्स पढ़े, केवल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल कहने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपल मैट्रिक्स ही कहिए, रेक्टेंगल कोई डिफाइंड नहीं है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स डिफाइंड नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा कोई वर्ड नहीं है रेक्टेंगल। इसमें आप नंबर ऑफ रो 2 है, कॉलम 4 है। ये भी बताया गया होगा कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होना चाहिए, जैसे अगर कोई एक 2x4 है तो दूसरा 4x कुछ, मतलब ये दोनों पहले वाले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, पहले वाले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा, तभी मल्टीप्लाई होगा। ये बताया भी गया होगा, ये चाहे 4x3 हो 4x7 हो कुछ भी हो, पर ये 4 और ये 4 बराबर होना चाहिए जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, ये आपको बताया भी गया होगा। चलिए, अब हम सब लोग अलग अलग केसेस में, अच्छा एक बात बताइए, ईमानदारी से एकदम बताइएगा, आता नहीं आता तो हम फिर से शुरू करके बता देंगे, क्योंकि हम इसको लास्ट 2 लेक्चर से ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपको समझ में, अगर क्लास किए हैं तो आ रहा होगा, नहीं किए हैं तो फिर से समझ लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है। ये x है और ये ऊपर की तरफ y है और बाहर की तरफ z है। हम अगर आपसे पूछें, एक ईमानदारी से बताइएगा, नहीं आता तो फिर से कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कि इस वाले प्लेन का नाम बताओ, इस वाले, इस प्लेन का क्या नाम होगा, जो अभी हमने हाईलाइट किया है, इस प्लेन का क्या नाम होगा? तो ध्यान है कि किसी प्लेन को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी प्लेन को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी प्लेन को रिप्रेजेंटेशन का दो तरीका, एक तो भाई एक्सिस से बता दो, एक नॉर्मल से। तो इसके नॉर्मल कौन है, इसके नॉर्मल कौन है, इसके परपेंडिकुलर कौन है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है कि नहीं, और ये लाइन एक्स डायरेक्शन में है, तो चाहे आप इसको एक्स प्लेन बोलिए और चाहे इसको आप वाई और जेड प्लेन बोलिए, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो इसी का दो नाम है, इसी का नाम है एक्स प्लेन या इसी का नाम है वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन जब दो वर्ड से प्लेन आया तो दो एक्सिस, और एक वर्ड से आया तो उसका नॉर्मल बता रहा है। हम किसी प्लेन को एक वर्ड से भी बता सकते हैं और दो वर्ड से भी बता सकते हैं, तो दो वर्ड बोलेंगे तो एक्सिस बोलेंगे, और जब एक वर्ड बोलेंगे तो नॉर्मल बोलेंगे। क्लियर, ये बहुत दिनों से चल रही बातें। अब कोई मान लीजिए कि इधर की तरफ ऐसे स्ट्रेस लग रहा है, ऐसे, ये स्ट्रेस है सिग्मा, ये स्ट्रेस क्या है सिग्मा, और हमें पहला वर्ड प्लेन लिखना है, दूसरा वर्ड डायरेक्शन लिखना है। पहला वर्ड क्या लिखना है, प्लेन, एक ही वर्ड से लिखना है,
और दूसरा वर्ड क्या लिखना है, डायरेक्शन। तो क्या इसका नाम सिग्मा एक्स एक्स होगा? क्या इसका नाम सिग्मा एक्स एक्स होगा? आप सोचिए ध्यान से, क्यों सिग्मा एक्स एक्स? क्योंकि एक्स प्लेन में, एक्स प्लेन नॉर्मल है और एक्स ही डायरेक्शन में, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सिग्मा एक्स एक्स। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। टाउ लिख सकते क्योंकि हमें शियर फील हो रहा है, प्लेन के अलोंग है। इसका नाम केवल बताइए, सिंपल था, इसका नाम बताइए। सिग्मा एक्स एक्स समझ में आया, एक्स प्लेन में है क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक्स है और एक्स ही डायरेक्शन में। इसका केवल नाम बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम पुरानी क्लास ही रिवाइज आपको करा रहे हैं। इसका केवल नाम बता दीजिए बस, सिंपल सा। देखिए रिप्रेजेंटेशन एक बार आ गया ना तो उसके बाद स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कठिन होता, रिप्रेजेंटेशन केवल आना चाहिए। इस टाउ का क्या नाम दें? शिवांगी जी आप बताइए, आप सब लोग अच्छे स्टूडेंट है, आप लोग बताइए टाउ का क्या नाम दें? किस प्लेन में है ये बताइए। पहला वर्ड हमें प्लेन चाहिए, तो ये इस प्लेन में है, ऊपर वाले प्लेन में? नहीं भाई, ऊपर वाले प्लेन में है ना, टॉप प्लेन में है। और टॉप प्लेन का आप एक्सिस या तो बता दो, एक्सिस होगा एक्स और जेड। एक्सिस क्या होगा, एक्स और जेड, या फिर वाई प्लेन। आप बताइए टॉप प्लेन में है कि नहीं, आप बताइए, थोड़ा देखिए ध्यान से। टॉप प्लेन का मतलब वाई प्लेन हुआ ना, टॉप प्लेन का क्या मतलब हुआ, वाई प्लेन, या फिर एक्स और जेड प्लेन, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स जेड बोलिए या वाई प्लेन, तो अभी एक वर्ड से बोलना, तो वाई प्लेन और एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में है, वाई प्लेन और किस, एक्स डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टाउ वाई एक्स। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टाउ वाई एक्स। समझ में आया? समझ में आया तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आया चीजें, अगर चीजें समझ में आई कि ये टाउ वाई एक्स क्यों लिखा गया है, क्योंकि वाई प्लेन में है। प्लेन कैसे वाई बोल दी सर, या तो दो एक्सिस से बताएंगे या तो नॉर्मल से, तो आप एक ही वर्ड पर कह दी कि एक वर्ड से बताओ, तो नॉर्मल से बताना है। और इस प्लेन का नॉर्मल क्या है, वाई, तो इस प्लेन का नाम हो गया वाई प्लेन और लग एक्स डायरेक्शन में रहा है, तो टाउ वाई एक्स हो गया, टाउ वाई एक्स हो गया। समझ में आया? बिल्कुल बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स की लोडिंग का, टाइप्स ऑफ लोडिंग का हम सब लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस टाइप्स ऑफ लोडिंग जो है उसका स्ट्रेस मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ लोडिंग का क्या बनाने जा रहे हैं, स्ट्रेस मैट्रिक्स। अब पहला वर्ड आया यूनी एक्सियल लोडिंग, यूनी एक्सियल लोडिंग। अब ये क्या होता है, यूनी एक्सियल लोडिंग क्या होता है आपके हिसाब से? यूनी एक्सियल लोडिंग क्या होता है? तो आप कहोगे गुरुजी एक ही एक्सिस के अलोंग लोड लगना, किसी एक ही एक्सिस के अलोंग लोड लगना यूनी एक्सियल लोडिंग कहलाता है। किसी एक ही एक्सिस के अलोंग लोड लगना क्या कहलाएगा, यूनी एक्सियल लोडिंग कहलाएगा। अब एक ही एक्सिस कौन सी, तो कोई ऐसा नहीं कि हमेशा एक्स ही हो, वाई डायरेक्शन में ये भी यूनी एक्सियल लोडिंग है, ये भी यूनी एक्सियल लोडिंग। और अगर हम देखें तो ये भी यूनी एक्सियल लोडिंग है, ऐसे जेड डायरेक्शन में ये एक्स है। जैसे आप अगर मान लीजिए, जनरली हम यही मान के चलेंगे, ध्यान रखिएगा, ये एक्स वाई और इधर बाहर की तरफ जेड, बोर्ड के परपेंडिकुलर जेड है ये ऐसे, तो चाहे वाई डायरेक्शन में लगे, चाहे एक्स डायरेक्शन में लगे, चाहे जेड डायरेक्शन में लगे, सब यूनी एक्सियल लोडिंग है। क्यों यूनी एक्सियल लोडिंग है, क्योंकि एक ही एक्सिस के अलोंग लोड लग रहे हैं। सिंपल सी बात है। क्या टेंसाइल ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, यूनिएक्सियल कंप्रेशन भी हो सकता है, यूनिएक्सियल कंप्रेशन भी हो सकता है, कुछ तो होगा भाई, बस होगा जो वो एक ही एक्सिस के अलोंग होगा बस। तो अगर हम इसका स्ट्रेस की बात करें, इसकी स्ट्रेस मैट्रिक्स की बात करें, तो किसके हिसाब से लिख दें, किसी एक के हिसाब से लिखते हैं,
चलो हम इसके हिसाब से लिख दे रहे हैं। अब अगर हम ध्यान से इसको देखें तो ये आपका ऐसे कोई प्लेन है, कोई एक एक्सिस है जिसमें इधर की तरफ स्ट्रेस लग रहा है। ये जो है ये ऐसा कुछ है कि एक डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेस लग रहा है, और इसका नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या होगा, सिग्मा एक्स एक्स। अभी आपने बताया था, इसका नाम क्या बताए थे आप, सिग्मा एक्स एक्स बताए थे ना। एक्स डायरेक्शन में, पहले एक्स प्लेन में भी है और एक्स डायरेक्शन में भी है, एक्स वाई जेड। तो ये एक्स प्लेन में भी है और एक्स ही डायरेक्शन में, इसलिए नाम। और कहीं कोई स्ट्रेस है नहीं गुरुजी, यूनिएक्सियल अगर लोडिंग है तो और किसी डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं होगा। तो जब भी आप इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो इस मैट्रिक्स, इस 9 एलिमेंट्स में सिर्फ सिग्मा एक्स एक्स होगा और सब क्या होंगे, 0 0 0 0 0 0 0। अगर इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो सिर्फ एक ही तो आएगा, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, कोई भी नहीं आएगा। तो इस केस का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक ही होगा, सिग्मा एक्स एक्स, और वो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स होगा। भाई 0 0 सब लिखने का क्या मतलब है, इसको सब आप केवल 1 क्रॉस ऐसे ही मैट्रिक्स लिखो। बात समझ में आ रही। तो जब कभी यूनिएक्सियल लोडिंग हो, जब भी कभी यूनिएक्सियल लोडिंग हो तो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स होगा। जब भी कभी यूनिएक्सियल लोडिंग हो तो क्या होगा, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स होगा। अब किसी ने कहा नहीं गुरुजी इसका, तो इसके लिए सिग्मा वाई वाई होगा, इसका मतलब ऊपर की तरफ लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस फेस पर ऊपर की तरफ लग रहा है, और जब ऊपर की तरफ केवल लग रहा है तो सिग्मा वाई वाई होगा, मतलब ये वाला एलिमेंट होगा और सब 0 होंगे। सिग्मा वाई वाई यही तो था, सिग्मा वाई। तो अगर इसका रिप्रेजेंट करे तो ये वाला एलिमेंट होगा और सब 0 होंगे, तो केवल 1 क्रॉस 1। इसके लिए ये थर्ड एलिमेंट होगा, थर्ड एलिमेंट, केवल तीसरा एलिमेंट, तो और सब 0 होंगे। तो 1 क्रॉस 1 इसका भी होगा, 1 क्रॉस 1 इसका भी होगा, 1 क्रॉस 1 इसका भी होगा। कभी भी आपको अगर यूनिएक्सियल लोडिंग दिया जाए तो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे एग्जांपल आया कि मान लीजिए कोई एक लोड है, कोई एक मेंबर है, इस पर इधर की तरफ 10 मेगा पास्कल लगाया गया, इसका स्ट्रेस टेंसर बताओ। तो स्ट्रेस टेंसर अगर आपको बताए तो ऐसे 10 हो गया, बस सिंपल सा, 1 क्रॉस 1 10 हो गया। ये आपका यूनिएक्सियल लोडिंग हुआ। क्या हुआ, यूनिएक्सियल लोडिंग। ठीक है, यूनिएक्सियल लोडिंग। बाई एक्सियल लोडिंग की अब बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, बाई मतलब क्या होता है, बाई एक्सियल। बाई मतलब क्या होगा, बाई वर्ड में ध्यान रखिए, बाई मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, बाई का मतलब क्या हुआ, 2 2, इसका मतलब हुआ 2 डायमेंशनल लोडिंग। बाई एक्सियल लोडिंग अगर कहे तो तुरंत आप समझिए 2 डायमेंशनल लोडिंग। और जैसे 2 डायमेंशनल लोडिंग की बात होगी तुरंत आप खुद ही कहोगे गुरुजी इधर भी कुछ लोड होगा और इधर भी कुछ लोड होगा, ऐसी सिचुएशन है। अब अगर हम इसको फेसेस के डायग्राम में बनाएं, 3 डायमेंशनल बनाएं, तो आप खुद बताइएगा हमें ईमानदारी से, क्या इधर की तरफ लगा है लोड और इधर की तरफ लोड लगा है, ऐसे लगा है कि नहीं? बाहर की तरफ अभी कोई लोड नहीं लगा है। अगर बाहर की तरफ भी लोड आ जाए तो ट्राई एक्सियल लोडिंग हो जाएगा। बाई एक्सियल लोडिंग का सिंपल मतलब है 2 एक्सिस के अलोंग लोड लगना, किसी 2 एक्सिस के अलोंग ही लोड लगना, बाई एक्सियल लोडिंग। अब ध्यान सुनिएगा, बाई एक्सियल लोडिंग को ही हम 2 डायमेंशनल लोडिंग भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल लोडिंग। नाम ध्यान दीजिएगा, इसी का नाम क्या होगा,
टू डायमेंशनल लोडिंग, या इसी का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, इसी का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसका क्या नाम है, ये कई बार पूछा भी गया इस नाम से, तो इस नाम को थोड़ा सा पहचानिएगा। तो ये हो गया टू डायमेंशनल लोडिंग, या इसी को प्लेन 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 स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। अब ये क्या है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन? क्या है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन? मतलब बाई एक्सियल लोडिंग, मतलब केवल दो एक्सिस के अलोंग ही लोड हो, केवल दो एक्सिस के अलोंग ही लोड हो। बात हमारी समझ में आ गई सबको? ऐसा कोई भी लोडिंग जिसमें केवल दो ही एक्सिस के अलोंग लोड हो, तीसरे एक्सिस के अलोंग क्या हो? लोड जीरो हो, सिग्मा जेड जेड क्या हो? जीरो हो। तीसरे एक्सिस के अलोंग कोई भी लोड ना हो, जेड डायरेक्शन के अलोंग कोई भी लोड ना हो, तो इसका मतलब सिग्मा जेड जेड भी जीरो हो, टाउ जेड एक्स भी जीरो हो, टाउ जेड वाई भी जीरो हो। तीसरे एक्सिस के अलोंग लोड क्या हो? जीरो। समझ में आई बात? तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, अब एक बात सोचिए, अपनी ईमानदारी से सोचिएगा, बहुत आसान बातें होती हैं। जब आप प्लेन स्ट्रेस कंडीशन लगाएंगे, ऐसे खींचेंगे या इसको ऐसे खींचेंगे, तो क्या जेड डायरेक्शन में कोई स्ट्रेन नहीं आएगा? देखिए वाई डायरेक्शन में तो स्ट्रेन आएगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में ये खींच रहा है, एक्स डायरेक्शन में आएगा क्योंकि ये खींच रहा है, तो दिमाग में आ रहा है। क्या जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन नहीं आएगा? ये केवल बात सोच के बता दीजिए, क्या जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा कि नहीं? स्ट्रेन, स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, क्या जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा? जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में? प्लेन स्ट्रेस मतलब टू डायमेंशनल लोडिंग में तीसरे एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से बताएं सब लोग। आए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, यही समझदारी आनी चाहिए। तो जैसे जब आप इधर लोड किए तो ऐसा नहीं कह सकते कि जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन नहीं आएगा। मतलब क्या है? प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में प्लेन स्ट्रेन कंडीशन नहीं होता। प्लेन स्ट्रेस ने कहा कि जेड डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा, बस इतना कहा कि थर्ड डायमेंशन में कोई स्ट्रेस नहीं है, पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि थर्ड डायमेंशन में स्ट्रेन नहीं होगा। इसी का मतलब भैया हम खींच रहे हैं, अगर केवल एक्स के अलोंग भी खींचो तो वाई जेड कम होता है। तो प्लेन स्ट्रेस इवन यूनिएक्सियल स्ट्रेस भी नहीं कहता कि प्लेन स्ट्रेन कंडीशन या यूनिएक्सियल स्ट्रेन होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम एक्स वाई डायरेक्शन में लोडिंग करते हैं तो जेड डायरेक्शन में भी बाय डिफॉल्ट स्ट्रेन आ ही जाता है। तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन ये दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा कि प्लेन स्ट्रेस मतलब केवल एक ही प्लेन में अगर लोडिंग हो तो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन भी होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन प्लेन स्ट्रेन कंडीशन नहीं होता। बात समझ में आया? ये बात अगर समझ में आया तो हम सब करके बताइएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ कि प्लेन स्ट्रेस कंडीशन प्लेन स्ट्रेन कंडीशन नहीं होता। बताइए, प्लेन स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं बताता कि प्लेन स्ट्रेन होगा। एक दिन हम आपको इनको इन दोनों पे बहुत डिस्कशन कराएंगे, ठीक है, एक बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कशन कराएंगे कि दोनों में कैसे कंपैरिजन। लेकिन अभी छोटी छोटी बातों को तो सीखिए। अब अगर हम ध्यान से देखें, ऐसा लोडिंग है, मतलब ऐसा लोडिंग है, हम जो बना रहे होते हैं, हम जो डायग्राम आपको बना रहे होते हैं, एक बार देखिए ऐसे इस सेक्शन को ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे केवल काट के और ऐसे दिखा देते हैं, बस ये यहाँ पर रेड वाला यहाँ पर बनाया गया है, बस रेड वाला प्लेन वहां पर आपको क्या किया गया है? बनाया गया है। मोटाई नहीं दिखा रहे, मोटाई आपको ये थिकनेस नहीं दिखा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में मोटा भी है, जेड डायरेक्शन में मोटा है, लेकिन उसको दिखा नहीं रहे। ये जो लाइन है ना, उसी को दिखाया जाता है।
ऐसे कई बार देखे होंगे, पर इसकी सोच आनी चाहिए कि क्यों ऐसा, कैसे ऐसा। तो मोटाई यहाँ पर नहीं दिखाई गई, एक बॉक्स की तरह है। दिख रहा सबको रेड कलर का सब कुछ, एकदम मजेदार दिख रहा ना। अब आप खुद बताइए इसका क्या नाम दोगे, अगर ये एक्स एक्सिस हो और ये क्या हो, वाई एक्सिस हो, और ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस हो। बाई एक्सियल लोडिंग, टू डायमेंशनल लोडिंग, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, तीनों एक ही बात है। और इसका बेसिक मीनिंग है कि थर्ड डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं है, थर्ड डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं है। एकदम आसान है ना। अब आप बताइए इसका क्या नाम दोगे, इसका नाम क्या, इसी का नाम सिग्मा एक्स एक्स है। क्यों सिग्मा एक्स एक्स है? क्योंकि ये एक्स प्लेन में है और एक्स डायरेक्शन में है। क्या ये ऊपर वाला प्लेन वाई प्लेन है? तो क्या इसका नाम सिग्मा वाई वाई है? क्या इसका नाम सिग्मा वाई वाई है कि नहीं? तो जब हम इसके लिए कभी भी स्ट्रेस मैट्रिक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे? स्ट्रेस मैट्रिक्स इसके लिए, तो इसी का नाम आपने दिया है कि गुरुजी ये सिग्मा एक्स एक्स है और ये सिग्मा वाई वाई है। ये बाय डिफॉल्ट सिग्मा वाई वाई है और ये भी सिग्मा एक्स एक्स है, एक्स प्लेन एक्स डायरेक्शन। तो जब इसका नाम दोगे तब आप क्या लिखोगे? मैट्रिक्स। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स एक्स है, ये जीरो है, सिग्मा एक्स वाई नहीं है, ये भी जीरो, सिग्मा वाई वाई है, जो है उसको लिख लो, और सब जीरो, और सब क्या है? जीरो। तो क्या ये 2x2 मैट्रिक्स ही आपके लिए? जीरो जीरो कोई मतलब नहीं, जीरो जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो आपका फाइनल स्ट्रेस मैट्रिक्स बनेगा वो सिग्मा एक्स एक्स जीरो या फिर जीरो सिग्मा वाई वाई, यही तो बनेगा, 2x2 ही तो बनेगा। तो कभी भी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन का जो मैट्रिक्स होगा वो 2x2 होगा, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, क्योंकि ये रो और कॉलम सब जीरो हैं, ये कॉलम भी जीरो है, ये रो भी जीरो, हटा दो, जीरो जीरो हटा दो, क्यों फालतू में लिखना। तो 2x2 मैट्रिक्स ही होगा, किसमें? प्लेन स्ट्रेस या बाई एक्सियल लोडिंग में। किसमें? प्लेन स्ट्रेस या फिर बाई एक्सियल लोडिंग में। प्लेन स्ट्रेस या बाई एक्सियल लोडिंग में कभी भी आपका 3x3 मैट्रिक्स नहीं होगा। जनरलाइज 3 डायमेंशनल लोडिंग में 3x3 मैट्रिक्स होगा, जनरलाइज 3 डायमेंशनल लोडिंग। अब एक एग्जांपल एक और दे रहे हैं हम आपको, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिएगा। प्योर शियर की लोडिंग हो, ऐसे लोड हो, कहीं कहीं 2 एरो दिखाते हैं, हम सिंगल ही दिखाने की हमारी आदत है, हम एक सिंगल ही दिखाएंगे। ऐसी लोडिंग है, ऐसी लोडिंग। अब इसको सोचिए, दिमाग दीजिए कि कैसे ये गुरुजी बनाया गया। हम थिकनेस यहाँ अपने से बना दे रहे हैं, इन सब चीजों में थिकनेस को निगलेक्ट किया गया है क्योंकि तीसरे डायरेक्शन में कोई आपका एलिमेंट है नहीं। ऐसे बॉक्स बनाया और जैसे बॉक्स बनाया तुरंत आपने कहा गुरुजी इस पर ऐसे स्ट्रेस है और इस पर ऐसे स्ट्रेस है और इस पर पीछ बगल वाले पे ऐसे स्ट्रेस है और इस पर ऐसे स्ट्रेस है, यही तो स्ट्रेस है। और इस सिचुएशन में अगर हम इसका नाम दें, ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो और ये जेड एक्सिस हो, तो आप इसका नाम क्या देंगे? टाउ एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन में, एक्स प्लेन में है और वाई डायरेक्शन में। देखिए ध्यान से, आप बहुत ईमानदारी से देखिए, और ये क्या है? वाई प्लेन में है, एक्स डायरेक्शन में है। प्लेन इसका वाई है पर डायरेक्शन एक्स है। इसमें अगर हम पूछें तो ये भी इसका नॉर्मल एक्स ही होगा, बस माइनस एक्स है, माइनस है वाई डायरेक्शन, और ये टाउ होगा वाई प्लेन में एक्स डायरेक्शन में। तो एक्चुअल में इसका नाम क्या होगा? टाउ एक्स वाई, इसका नाम होगा टाउ वाई एक्स, इसका नाम होगा टाउ एक्स वाई, इसका नाम होगा टाउ वाई एक्स। देखिए ये समझ में आया? इसको एक सेकंड दीजिए और समझिए इस बात को, इसको थोड़ा आप समय दीजिए और खुद देखिए। सर पहला वर्ड जो आपने लिखा वो प्लेन लिखा है, दूसरा आपने डायरेक्शन लिखा है। फर्स्ट वन इज प्लेन एंड सेकेंड वन इज डायरेक्शन। हम आपको बोर्ड इसलिए खाली देते हैं कि आप देखें, आप अपना दिमाग लगाएं।
कैसे गुरुजी इतना तेज आप लिख लेते हो? तो आप खुद सोचो, क्या ये प्लेन एक्स है? हाँ गुरुजी। क्या डायरेक्शन वाई है? बिल्कुल। तो प्लेन एक्स और डायरेक्शन वाई, प्लेन एक्स डायरेक्शन वाई। ऐसे अगर इसका पूछे एकदम टॉप वाले का, तो टॉप वाले का प्लेन वाई है, प्लेन इसका नॉर्मल तो वाई है ना, और है किधर? एक्स डायरेक्शन में, तो इसका प्लेन वाई है और डायरेक्शन क्या है? एक्स। आया समझ में? तो ऐसे इसका जब आप लिखने जाओगे तो इसका नॉर्मल तो जीरो है, सारे डायगोनल जीरो हो गए। ये आपका टाउ एक्स वाई है, हाँ बिल्कुल है, और ये टाउ वाई एक्स है, हाँ बिल्कुल है। क्या टाउ एक्स जेड जीरो है? और सब जीरो हैं, देखिए ध्यान से। जेड डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, ये डायरेक्शन जेड ही तो है, कुछ है ही नहीं, और जेड प्लेन में भी कुछ है ही नहीं। तो इस सिचुएशन में ये इतना हटा दिए तो आपका अल्टीमेटली जो बनेगा वो टाउ एक्स वाई और क्या होगा? टाउ वाई एक्स। अच्छा ये अभी सीख रहे हैं, कभी कभी ये मैट्रिक्स दिया रहेगा तो आप जान पाएंगे कि गुरुजी कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। जब ये मैट्रिक्स बना, आपको क्वेश्चन दिया रहे, जैसे हम आपको ऐसे दे दें 0, 5, -5 और 0, तो आप तुरंत रिलेट करके बता पाओगे कि गुरुजी टाउ एक्स वाई जो है वो 5 है और टाउ वाई एक्स जो है वो -5 है। तुरंत आप बता ले जाओगे, और इसके आगे फिर स्ट्रेस स्ट्रेन जो कैलकुलेट करना हो कर ही लेंगे। भाई अगर कोई आपको बल्क मॉडुलस दिया हो, कोई अगर आपको बल्क मॉडुलस दिया हो और ये पूछ ले कि शियर स्ट्रेन बताओ, तो क्या दिक्कत है? टाउ बाई जी। शियर स्ट्रेन क्या होगा? टाउ बाई जी। जी का फार्मूला ही टाउ बाई फाई होता है, तो फाई इक्वल टू टाउ बाई जी होगा कि नहीं? एकदम समझ में आया एकदम से? अब एक लास्ट केस आप बता दीजिएगा बस, पहले बताइए समझ में आया? एकदम ईमानदारी से बताइएगा। अब देखिए ये न्यूमेरिकल, जब हम ये रिप्रेजेंटेशन जाने रहेंगे तो जब ये वैल्यू दी जाएगी तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि अच्छा ये दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए अब इसका आप बताइए, ये भी बाई एक्सियल लोडिंग ही है, बस शियर है इसमें सारी चीजें, ये जनरलाइज केस है। और हम सब लोग जनरली प्लेन स्ट्रेस कंडीशन को ही पढ़ने वाले हैं, कभी भी हम सब लोग 3 डायमेंशनल लोडिंग की तरफ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा है। अब ये ऐसा है, ये टाउ है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, केवल नाम बताइए सबका क्या है। ये भी टाउ है, केवल नाम बताइए। तो अगर आपको याद हो एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, क्योंकि हम हर बार 3D नहीं बनाने वाले आगे से, एक बार दो बार समझ लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद 3D आप खुद समझेंगे कि गुरुजी मोटाई बना के दिखा दो। तो ये एक लोड लग रहा है, ये एक लोड लग रहा है ऊपर की तरफ, एक ऐसे शियर स्ट्रेस है, एक ऐसे शियर स्ट्रेस है, नीचे वाला ऐसे होगा, इधर वाला ऐसे होगा, यहाँ पर शियर स्ट्रेस ऐसे और यहाँ पर इस वाले फेस पे शियर स्ट्रेस ऐसे। यही लोडिंग वो है, हम मोटाई बना के देखे, हम मोटाई बना के देखे तो क्या ये एक्स एक्सिस अगर हो, देखिए नाम बदल जाता, अगर एक्सिस बदल दो तो नाम ही बदल जाएगा। तो अगर हम पहले वाले का नाम पूछें तो आप खुद ही कहोगे एक्स प्लेन है, एक्स डायरेक्शन में। ये क्या है? ये आपका टाउ, इसलिए टाउ बोल दे रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर शियर स्ट्रेस है, ये यहाँ पे क्या है? शियर स्ट्रेस है। तो यहाँ पर ये टाउ एक्स प्लेन में पर वाई डायरेक्शन में है, एक्स प्लेन पर वाई डायरेक्शन में है, ऐसे इसका नाम है वाई प्लेन में है, एक्स डायरेक्शन में है, और ये वाई प्लेन में है, वाई डायरेक्शन में है। ऐसे इसको अगर हम देखें तो एक्स प्लेन में, एक्स डायरेक्शन में, ये अगर देखें तो एक्स प्लेन में तो है, प्लेन इसका एक्स ही है पर वाई डायरेक्शन में है। ऐसे इसका नाम देखें तो वाई प्लेन वाई डायरेक्शन, और इसका नाम अगर देखें तो ये वाई प्लेन एक्स डायरेक्शन, माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, वाई प्लेन एक्स डायरेक्शन। तो इस सिचुएशन में जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो सिग्मा एक्स एक्स है, हाँ है, सिग्मा या फिर टाउ एक्स वाई है, हाँ है, टाउ एक्स वाई है, टाउ एक्स जेड नहीं है। इसमें अगर देखें तो टाउ वाई जेड है, सॉरी टाउ वाई एक्स है, टाउ वाई एक्स है, इसमें वाई फिर से टाउ बोलते हैं, टाउ बोल दे रहे हैं क्योंकि शियर है,
जब भी प्लेन और डायरेक्शन अलग रहे तो शियर। तो ये टाउ वाई एक्स है और सिग्मा वाई वाई है और ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। जेड डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है तो इन सबको हटा दो क्योंकि ये सब 0 0 है। तो फाइनली जो 2x2 मैट्रिक्स मिलेगा वो सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा वाई एक्स और सिग्मा वाई वाई, यही मिलने वाला है। अल्टीमेटली आपको यही मिलने वाला है। अब बताइए शिवांगी जी, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है? तो 2x2 मैट्रिक्स मिलेगा, 2x2 का ही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में 2x2 का मैट्रिक्स मिलता है हमेशा, और यूनिएक्सियल लोडिंग में 1x1 का मैट्रिक्स मिलता है। यूनिएक्सियल लोडिंग में 1x1। हर एक का मीनिंग, जब प्लेन और डायरेक्शन सेम हो तो नॉर्मल स्ट्रेस, जब प्लेन और डायरेक्शन डिफरेंट हो तो शियर स्ट्रेस। क्लियर? तो हमने आपको यूनिएक्सियल का भी बता दिया, 2x बाई एक्सियल का भी बता दिया, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन भी बता दिया, और प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बिल्कुल नहीं बताता कि प्लेन स्ट्रेन होगा। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन अलग होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 3 डायमेंशनल लोडिंग में 9 एलिमेंट्स हो गए। तो कोई भी पूछे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में स्ट्रेस टेंसर में कितने एलिमेंट होंगे प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में, तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में 4 एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे 4। और 4 में अगर देखें तो 2 नॉर्मल और 2 शियर हैं, और दोनों शियर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, तो 2 में से एक ही शियर चाहिए हमें। एक अगर पता हो तो दूसरा हम वही उसी के माइनस के बराबर कर देंगे। टाउ एक्स वाई एक्स के निगेटिव के बराबर होता है, टाउ वाई एक्स के निगेटिव के बराबर। तो 2 नॉर्मल 2 शियर में आप ध्यान रखिएगा कि हमें क्या करना है, 2 नॉर्मल और एक ही शियर पता चल जाए तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन निकाल लेंगे। टोटल 4 एलिमेंट्स तो होते हैं पर 4 में से 3 की ही जरूरत है, 4 में से 3 की ही जरूरत है, ठीक है। तो आई थिंक प्लेन स्ट्रेस कंडीशन का रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा। कल शायद हम ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर पाए। ट्रांसफॉर्मेशन पहले सोचेंगे कि कैसे फीलिंग होती है, फिर कल से देखते हैं। कल की क्लास एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल हाँ, अगर डिलीट हो गया तो उसको हम डलवा देते हैं, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। और आज की चीजें कैसी लगी आप एक बार बताइए। एक बार नहीं होगा तो इसका जो अभी नोट्स बना रहे हैं उसको क्लास करने के बाद उस नोट्स को आप देख लीजिएगा, ठीक है। सारी चीजें हमने फिर से रिवाइज करते हुए समझाने की कोशिश की है, और आप लोग ठीक है गांव में है तब भी पढ़ाई करिए, जैसे भी बस लाइव रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहता है कि हम आपको अच्छे से इंटरेक्ट करके समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो हम एक है, जिस दिन हम रिकॉर्डेड वीडियो देंगे अपनी मनमानी देंगे, फिर रिकॉर्डेड वीडियो में तो मनमानी ही देंगे ना, जो मन कहेगा वो आपको पढ़ाएंगे, जो मन कहे नहीं पढ़ाएंगे, फिर आपको आए समझ में चाहे ना आए। तो ऐसा रिकॉर्डेड हमारा बिल्कुल प्लान नहीं है कि हम आपको रिकॉर्डेड दें, हमारा पूरा प्लान है कि हम आपको लाइव ही क्लास अटेंड करें। मेहनत हमें उतनी ही करनी, ईमानदारी से आपको पढ़ाना ही हमारा काम है, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा शादी विवाह का मौसम है तो बच बचा के रहिएगा, ठीक है। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आने वाले एग्जाम्स में आप बहुत बेहतर करें, थोड़ा लगे रहिए। एग्जाम सच में अगला साल आपके लिए बहुत ही वैकेंसी वाला है, ठीक है। तो खुश रहिए सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।